स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज हम इस लेक्चर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर में थीम ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस दैट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर की स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी प्ले में उसकी थीम बहुत अहम होती है और यदि आप थीम को जान लेते हैं और फिर टेक्स्ट की स्टडी करते हैं तो आपको सारे बिंदु, सारे कैरेक्टर्स और सारे स्टोरीज और सब प्लॉट्स सब आपको क्लियर हो जाते हैं और आपको कहानी समझना आसान हो जाता है। साथ साथ में उसकी लिटरेरी क्वालिटीज़ और जो दूसरी साहित्य से संबंधित बातें हैं वो भी समझना आपको आसान हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। थीम ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस का पहला बिंदु है लव। आइए लव से संबंधित बात करते हैं। लव शेक्सपियर की रोमांटिक कॉमेडी की एक बेस है और ये पूरा द मर्चेंट ऑफ वेनिस कहीं ना कहीं पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक प्रेम पर आधारित है। यह हास्य और एक सुखांत अंदाज में लिखा गया है। ये हास्य से शुरू होता है, प्रेम इसमें शुरू से लास्ट तक चलता है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ यह प्ले समाप्त होता है। कॉमेडी की ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए विलियम शेक्सपियर ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस को लिखा और इसमें थीम में लव को एक बहुत बड़ी जगह दी। इस थीम में आप देखेंगे कि लव थीम के अंदर 3 इम्पोर्टेंट स्टोरीज इसमें डाली गई हैं। आइए शुरू करते हैं पहली स्टोरी से। ये एक्चुअली जो स्टोरी है पोर्शिया और बेसेनियो की है, जो दोनों ही बहुत अहम और बड़े कैरेक्टर्स हैं। जैसे ही सीन ओपन होता है हम देखते हैं कि बेसेनियो हमारे सामने आते हैं और पहले सीन में ही ये थीम शुरू हो जाती है जब बेसेनियो अपने दोस्त एंटोनियो से कहता है कि वह एक पोर्शिया जो कि बहुत सुंदर स्त्री है और साथ साथ वह बहुत ज़्यादा रिच है, उसका हाथ जीतने के लिए स्वयंवर में जाना चाहता है। और ये प्रेम धीरे धीरे बेसेनियो जब एक फॉर्चून हंटर के रूप में पोर्शिया का हाथ तलाशने के लिए वहाँ पर जाता है तो साथ में वह पोर्शिया की तारीफ़ें करता है और इसको मिथोलॉजिकल कैरेक्टर से मिलाता है। वह उसकी तुलना ब्रूटस की पोर्शिया से करने लगता है और उसकी जो गोल्डन जुल्फ़ें हैं उसको ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर ले जाकर बात करने लगता है। इस तरह से प्रेम का यहाँ पर बहुत बड़ा रूप देखने को मिलता है और पोर्शिया के प्रेम की वजह से ही वह कैस्केड्स में रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। हालांकि वह वहाँ पर पैसा उधार लेकर के जाता है एंटोनियो अपने दोस्त से। और इसी प्रेम के संबंध में हम याद दिला दें कि पोर्शिया की जो सर्वेंट है नेरिसा, मेड है नेरिसा, वो जब पोर्शिया को याद दिलाती है कि ऐसे ऐसे करके तुम्हारे फादर के समय में एक नवयुवक आया था और वह नवयुवक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसकी बात को सुनकर के पोर्शिया शर्मा जाती है और उसे याद करके वह ये एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, यदि वह उसके हस्बैंड के रूप में आता है तो वह अच्छा रहेगा। और जब बेसेनियो अपनी लक ट्राई करने के लिए आता है तो वास्तव में पोर्शिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बहुत ही पोएटिक हो जाती है और उसकी हरक्यूलिस से तुलना करने लगती है और अपने आप को हरक्यूलिस की उस नायिका से तुलना करने लगती है जिसने अपने आप को सी मॉन्स्टर के लिए सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार कर लिया था। वह बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो जाती है उस समय जब बेसेनियो राइट कैस्केड जीत लेता है और वह सारी अपनी चिंताएं, अपनी खुशियां एंटोनियो के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हो जाती है। और इतना ही नहीं, वह अपने दोस्त अपने होने वाले पति बेसेनियो के दोस्त एंटोनियो के जीवन बचाने के लिए अपने प्रेम की खातिर तैयार हो जाती है। स्टूडेंट्स, दूसरी लव स्टोरी आती है जेसिका और लोरेंजो में। जेसिका और लोरेंजो की स्टोरी भी हाईली लिरिकल और पोएटिक है, लेकिन ये थोड़ी कम गंभीर है। इसकी तुलना बेसेनियो और पोर्शिया की लव स्टोरी से की जाती है, लेकिन ये उतनी गंभीर नहीं है। जेसिका जो कि एक ज्यू है, जो कि एक यहूदी है, वह लोरेंजो नाम के क्रिश्चियन से प्रेम करने लगती है और उस प्रेम की खातिर वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, यहाँ तक कि अपने पिता को भी धोखा देकर भागती है। और न सिर्फ भागती है बल्कि अपने पिता के गहने और दूसरी संपत्ति जिन्हें वह यूज़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती थी लेकर चली जाती है। लोरेंजो भी जेसिका से बेइंतहा प्यार करता है
और पूरी तरह से वह जेसिका के लिए डिवोटेड है। अब तीसरी बात इस लफ्ज़ से संबंधित बड़ी अहम यह है कि जैसे कि एलिजाबेथन कल्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर सर्वेंट्स अपने मालिकों की नकल करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, अपने मालिकों का उनके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो यही लव नेरिसा और ग्रेशियनो के बीच में जाता है। नेरिसा जो कि सर्वेंट है पोर्शिया की, और ग्रेशियनो जो कि सर्वेंट हैं बेसेनियो के, दोनों में प्रेम हो जाता है। और इस तरह से वहाँ पर दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना लेते हैं और इस तरह से उनका जो प्रेम है वो यहाँ पर भी उजागर हो जाता है। इसके बाद दूसरी जो हमारा पॉइंट है फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। अब देखते हैं कि फ्रेंडशिप और लॉयल्टी पूरे इस प्ले के अंदर कहाँ कहाँ पर छाई हुई है। स्टूडेंट्स, अगर हम सही मायने में देखें तो फ्रेंडशिप और लॉयल्टी पूरे प्ले में हर जगह आपको पहले सीन से शुरू होती हुई और आगे बढ़ती हुई अंत तक नज़र आती है। जैसे ही थीम हमारी लव की आगे बढ़ती है तो साथ साथ में लॉयल्टी भी आपकी आगे बढ़ती है। आइए देखते हैं लॉयल्टी में क्या क्या होता है। लॉयल्टी और लव हालांकि आपस में इंटरवोवन है। एंटोनियो बहुत अधिक धन और प्रोस्पेरस मर्चेंट है और वह अपने दोस्त बेसेनियो के लिए, हालांकि वो ये जानता है कि वो बहुत फिजूल खर्च है, वो उसके पैसे समय पर वापस नहीं देता है, लेकिन फिर भी अपने इस प्यारे दोस्त के लिए वह बड़ा दयालु रहता है और सारी चीज़ों से दूर हटते हुए वह उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है और अपनी जान की परवाह किए बिना भी वह उसको अपनी जान की परवाह किए बिना उसको पैसा दिलाने के लिए तैयार हो जाता है। बेसेनियो अपने इस प्रेम को पूरी तरह से डिस्प्ले करता है, दिखाने की कोशिश करता है। जिस समय वह लॉटरी कैस्केट में पोर्शिया को जीत जाता है, उसका हाथ जीत लेता है, तो वह अपने दोस्त एंटोनियो के लिए लगातार लॉयल बना रहता है और फ्रेंडशिप निभाता है। अब उसके लिए पोर्शिया के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने दोस्त के जीवन को बताना। वह इस बात को पोर्शिया को बताता है और पोर्शिया उस व्यक्ति को जिसकी वजह से उसका होने वाला हस्बैंड उसको मिला, वह उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर हम एक ऐसी झलक देखते हैं कि शाइलॉक भी कहीं ना कहीं लॉयल है, लेकिन शाइलॉक की जो लॉयल्टी है वो डिसअप्रूवल वाली है। शाइलॉक एक कंजूस है, वह अगर लॉयल है किसी के लिए तो वह केवल धन है, ठीक है, और धन के साथ अगर वह सारी चीज़ों से भी दूर हो जाए तो वह अपनी जाति, अपनी रेस और अपने रिलीजन के लिए लॉयल है। जेसिका जो कि शाइलॉक की डॉटर है, उसे धोखा दे करके भाग जाती है। उसके भाग जाने पर भी वह अपनी रिचेस के लिए लॉयल रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जेसिका जो शाइलॉक की बेटी है वह लोरेंजो के लिए बहुत लॉयल है। इसके बाद हमारा तीसरा बिंदु आता है लव ऑफ वेल्थ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर व्यक्ति, लगभग हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं धन से प्यार करता है। शेक्सपियर ने इस धन के यूज़ को और धन के लिए प्यार को अलग अलग कैटेगरीज में बांट कर दिखाया है। सबके मोटिव्स अलग हैं, हर व्यक्ति धन को यहाँ पर अलग तरह से चाहता है। शुरू में हम देखते हैं कि बेसेनियो बिल्कुल सीधे सीधे ये बात जाहिर कर देता है एंटोनियो से एक्ट 1 सीन 1 में कि वह पोर्शिया के पास जाना चाहता है। पोर्शिया बहुत मालदार तो है लेकिन सुंदर तो है लेकिन बहुत मालदार भी है और वह उसके धन से आकर्षित है। इसके बाद एंटोनियो भी धन के प्रति बहुत प्रेम करता है। अब ये कैसे प्रेम है दिखाते हैं, क्योंकि उसे वह धन अपने दोस्त को देना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये धन इस स्टोरी को लगातार एक दूसरे क्रम में आगे बढ़ाता है। पोर्शिया एक धनी स्त्री है, वह अपने धन को संभाल कर रखती है और अपने फादर की वसीयत के साथ उसकी देखभाल करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं। पोर्शिया जब बात आती है एंटोनियो के दोस्त की हेल्प करने की, तो वह इस धन को बहुत प्यार करती है और कहती है कि ये धन दे दिया जाए एंटोनियो के दोस्त के जीवन को बचाने में। यह तो सब क्षणिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, धन बाद में आ जाएगा। अब अगर शाइलॉक को देखें तो आप जानते हैं कि लव फॉर वेल्थ शाइलॉक से ज़्यादा किस में हो सकती है। शाइलॉक
की बेटी शाइलॉक को छोड़कर चली जाती है और शाइलॉक को जब पता चलता है तो वह अपनी बेटी के लिए दुख कम करता है, उसके द्वारा ले जाए गए धन के लिए दुख ज़्यादा करता है। वहीं दूसरी तरफ जेसिका को भी धन से प्रेम है। जेसिका जो कि शाइलॉक की बेटी है, जब वो शाइलॉक के घर से भागती है तो वह धन लेकर के जाती है और धन के साथ अपने जीवन को शुरू करने के लिए वह लोरेंजो के साथ अपना जीवन बिताना शुरू करती है और उसकी शाइलॉक की कीमती अंगूठी और दूसरी चीज़ें वह इसमें खर्चा करती जाती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा आता है जस्टिस एंड मर्सी। जस्टिस एंड मर्सी में न्याय और दया की बात आती है। अब न्याय और दया बिल्कुल मेरे अनुसार तो एक्ट 1 सीन 1 से शुरू होता है। एंटोनियो इस बात में सक्षम थे कि वह अपने दोस्त के साथ न्याय करें, दोस्ती के साथ न्याय करें, तो उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालकर एंटोनियो को उधार लेने की इजाज़त दे दी क्या कहा जा सकता है कि अपनी जान के रिस्क पे, अपनी गारंटी पे। और फिर क्या होता है कि इम्पोर्टेंट जस्टिस से रिलेटेड आपको थीम जो जस्टिस एंड मर्सी है वो ट्रायल सीन में देखने को मिलती है, जहां पर पोर्शिया जो कि लॉयर के वेश में आती है और बेसेनियो के दोस्त एंटोनियो को बचाने की वहां पर कोशिश करती है। वह वहां पर लगातार न्याय की बात करती है और दया की बात करती है। हालांकि जो हमारा विलेन है इस प्ले का, शाइलॉक, वो नहीं मानता है और उसको न्याय दिलाने के लिए वह किसी भी हद तक जाती है। अपने विट के बल पर वह शाइलॉक को परास्त करती है और एंटोनियो को न्याय दिलाती है और दया की बात करती है। वहीं ड्यूक भी दया की बात करते हैं और जस्टिस की बात करते हैं। उधर शाइलॉक की निगाह में जस्टिस कुछ और है। शाइलॉक की निगाह में कानून के उस बॉन्ड का पालन करना जस्टिस है। तो हम देखते हैं कि सारे कैरेक्टर्स इस जस्टिस और मर्सी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अगर एंटोनियो के ऊपर मर्सी दिखाई जानी थी तो शाइलॉक मर्सी दिखाने को मना कर रहे थे, तो यह कहीं ना कहीं जस्टिस और मर्सी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसके बाद हमारा बिंदु आता है अपीयरेंस एंड रियलिटी। स्टूडेंट्स, अपीयरेंस एंड रियलिटी में हम देखते हैं कि हर चीज़ इस जो ड्रामा है, जो प्ले है, इसमें हर चीज़ बड़ी अलग दिखती है और होती कुछ है। अगर हम बेसेनियो की बात करें तो बेसेनियो बहुत फिजूल खर्च दिखते हैं, लेकिन जब प्रेम की बात की जाती है पोर्शिया से तो वह उसके लिए बहुत अधिक चिंतित और बहुत ही अधिक उत्सुक हैं। वहीं अगर हम एंटोनियो की बात करते हैं तो एंटोनियो बहुत गंभीर हैं लेकिन बहुत विचारशील हैं। वहीं पर जब हम अपीयरेंस में आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि शाइलॉक जो कि बहुत ज़्यादा दोस्ताना और फ्रेंडली नज़र आते हैं, किसके लिए? एंटोनियो के लिए, लेकिन वास्तव में वो उसके दुश्मनी को मन में छिपाए रखते हैं। वहीं लोरेंजो और जेसिका को अगर हम देखें तो जेसिका अपने पिता के लिए बहुत ही विनम्र और विनीत नज़र आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपने पिता को धोखा दे रही होती है, वह घर से भाग जाती है। इसी तरह से ये जो हमारी अपीयरेंस एंड रियलिटी है, जो दिखावा और वास्तविकता है, इस दिखावा और वास्तविकता को आप देखते हैं लॉटरी कैस्केड में, जहाँ पर बेसेनियो कैस्केड्स को चुनने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर तीनों कैस्केड्स पर अलग अलग बातें लिखी हुई होती हैं। आइए देखते हैं क्या क्या लिखा है। तो गोल्ड कैस्केड के ऊपर लिखा हुआ होता है, जो मुझे चुनेगा उसे वो मिलेगा जिसको वो डिज़ायर करता है। सिल्वर कैस्केड पर लिखा था, जो मुझे चुनेगा उसे इतना मिलेगा जितना मैं डिज़र्व करता है, जिसकी वह लायक है। और लेड कैस्केड पर लिखा था कि मुझे चुनने के लिए आपको सब कुछ खतरे में डालना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो भी कुछ लिखा था वो उसके अंदर होने से बिल्कुल अलग तरह की बात थी। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने गोल्ड कैस्केड इसलिए चुनी क्योंकि उन्हें लगता था कि सब लोग अच्छी लोगों की डिज़ायर करते हैं, इसलिए उन्होंने गोल्ड कैस्केड चुनी और उन्हें जो चाहा वो नहीं मिला। इसी तरह से प्रिंस ऑफ एरेगन ने जो कैस्केड चुनी वो सिल्वर कैस्केड थी और सिल्वर कैस्केड के अंदर जो वो चाहते थे वो ये चाहते थे कि जो वह डिज़र्व करते हैं वो कुछ स्पेशल है, और उस कैस्केड के ऊपर लिखा था एज मच एज ही डिज़र्व हु चूज मी शैल गेट, उसे वह मिलेगा जो वह डिज़र्व करता है। तो उन्हें लगता था कि वह बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, तो उन्हें बिल्कुल उसके ऑपोजिट मिला। वहीं लेड कैस्केड पर लिखा था, जो कि बिल्कुल विरोधी बात थी, जो बिल्कुल कंट्रास्ट थी, या आप कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन था इस रिटिन टेक्स्ट में और उसके अंदर रखी हुई वस्तु में। उस पर लिखा था कि जो भी मुझे चुनेगा उसे अपनी सब चीज़ खतरे में डालनी पड़ेगी, जबकि वास्तव में उसी के अंदर पोर्शिया का चित्र था।
इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर फिर लव आकर के जुड़ता है कि बेसेनियो का जो लव था पोर्शिया के प्रति, उसने बेसेनियो को बचा लिया और वह इस काली कैस्केड, लेड कैस्केड की अपीयरेंस से प्रभावित न होकर उसने सोचा कि प्रेम में रिस्क तो लिया ही जाता है, और उसने रिस्क लिया और वह समझ गया कि उसका आइडिया ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो हर काली चीज़ भी खतरनाक या धोखेबाज नहीं होती। बेसेनियो ने इस डिसेप्शन को, इस जो भी धोखा था, जो रियलिटी थी, उसको समझ लिया और पोर्शिया को हासिल कर लिया। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये लेक्चर 2 आपको पूरी तरह से पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, हम अगला एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें इस थीम को हम 2 हिस्सों में बनाएंगे ताकि आपको सुननी कम मिनट्स में आसान हो जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इन सभी लेक्चर्स को सुनने के लिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड प्लीज़ मोटिवेट कीजिए कि जो ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं आपको एजुकेशन में लाने के और आपको अच्छे से एजुकेट करने के, उसमें हम आगे और इम्प्रूव करें। प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी असाइनमेंट को पाने के लिए प्लीज़ इंस्टाग्राम पर mehfooz.rehman.359 पर जाकर आप असाइनमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स।